हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अंकुर शर्मा। और जो हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज को लेकर चल रहे हैं, तो वहीं से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं, और जो प्राइम बेस लेंडिंग है या जो बेस रेट है, जो MCLR है, वहां पर उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग डाल देते हैं, बिना समय गवाए आगे चलते हैं। और फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फर्स्ट टॉपिक डाल देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। लिखते चलेंगे एस्पायरेंट। मैं यहाँ पे आपको चीजों को समझा भी दूंगा और लिखवा भी दूंगा, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम बात करते हैं, एक टाइम पीरियड लेते हैं 2016, 2016, 2016। इस साइड में पहले बिफोर और इधर आफ्टर। जो एक कम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2016 एक टाइमलाइन लेते हैं, और इस साइड में बिफोर पहले क्या कंडीशन थी, और 2016 के बाद आफ्टर। तो 2016 से पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में जारी की जाती थी, वो की जाती थी किसके द्वारा? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा जारी की जाती थी। लेकिन जब 2016 में समिति बनती है, उर्जित पटेल समिति, उसके बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है इंडिया में, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुशंसा पर बनाई जाती है। सन 2016 से पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अनुशंसा पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, एंड आफ्टर ऑफ द ईयर 2006 द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बाय ऑन द रिकमेंडेशन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात है ना। तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बिफोर ऑफ 2016, 2016 से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो वी सेज दैट कि हम ये कह सकते हैं कि वहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही थी, वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल, जो ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती थी। मतलब उसमें किसी का ज्यादा रोल नहीं था। मतलब एक व्यक्ति होता था, वो RBI का गवर्नर रहता था। उसी व्यक्ति विशेष के जो थिंकिंग थी, है ना, तो रेपोरेट क्या करनी चाहिए, रिवर्स रेपोर्ट क्या करनी चाहिए, हमको कौन सा स्टांस अपनाना चाहिए, हमको किस तरफ मूव करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वो था RBI का गवर्नर। तो ये कह सकते हैं कि 2016 से पहले जो देश को चलाया जा रहा था, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के अनुशंसाओं के आधार पर, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ही चलाया जा रहा है, उसकी समझ के अनुसार चलाया जा रहा था, ऐसे कह सकते हैं। बट आफ्टर द ईयर 2016, when the constitute उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल कमेटी, जब उर्जित पटेल समिति बनती है, तो दिस कमेटी गिवन द रिकमेंडेशन, उसने एक रिकमेंडेशन दी, अनुशंसा दी कि दैट क्या, कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाए जाने का समय आ गया है। मतलब अब जो टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी है, आप उसको समाप्त कर दीजिएगा और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने कितने लोग होंगे, इसकी मैंने बताया, उन्होंने बताया, किसने? उर्जित पटेल जी ने बताया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वहां पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर इसका बता देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, शॉर्ट में लिख देता हूँ उसको MPC बोलते हैं ना, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी समिति। इसमें कहा कि जो इस मॉनेटरी पॉलिसी समिति होगी ना भाई, इसमें 6 मेंबर शामिल होंगे। कितने मेंबर शामिल होंगे? 6 मेंबर शामिल होंगे। 6 सदस्यों की सदस्य
कि टीम एक बनाई जाएगी जिसमें एक आरबीआई का गवर्नर भी होगा और बाकी 5 अन्य सदस्य होंगे। वो कितने कैसे कैसे रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि जो 3 सदस्य होंगे, है ना, वो किससे आएंगे, आरबीआई से आएंगे। 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई। मतलब 3 मेंबर का मतलब यहाँ है कि एक तो जो गवर्नर है, गवर्नर राज्यपाल की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है। एक तो गवर्नर ऑफ आरबीआई रहेंगे प्लस 2 अदर मेंबर, 2 अदर्स मेंबर यहाँ पर शामिल होंगे। मेरे कहने का मतलब ये था, 3 सदस्य कौन रहेंगे, आरबीआई से रहेंगे। और इसके बाद जो 3 सदस्य हैं, है ना, 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय या अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया। बट जो ये 3 सदस्य होंगे, ये क्या होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि जो राजनीति के होंगे, होंगे तो राजनीति के ही, लेकिन उनको जो नॉलेज रहेगा वो इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। मतलब किसी एक इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर वगैरह हो सकते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। या कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है जिसको इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा ज्ञान होना होगा। तो ये थी यहाँ पर समिति की बात। इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, बाकी इतना भी बहुत है। लेकिन देखो आपके क्वेश्चन का जो, सॉरी, आपके जो एग्जाम है उसका नेचर वही है, आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो लैंग्वेज अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि वाह एक ऐसे हो गया और इसमें 3 सदस्य हैं, 3 मेंबर्स हैं, ऐसे बीट पावर है। और जो इसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, वो गवर्नर ही अध्यक्षता करता है। गवर्नर अध्यक्षता करता है, 2 सदस्य आरबीआई से रहते हैं और 3 सदस्य गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं। इतना आगे समझ, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, लिख लेना। लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रायर टू 2016, prior to 2016, the monetary policy, the monetary policies in India were were formulated by the technical advisory टेक्निकल एडवाइजरी। पेन की जो मोटाई थोड़ी ज्यादा हो रही है, यहाँ लिख लिया, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये किसकी कमेटी, ऑफ आरबीआई, ऑफ आरबीआई। दिस कमेटी was headed by, this committee was headed by governor of RBI, and it also and it also included other included other deputy governor of RBI, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर यहां से एक पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, तो लिखना हाउएवर, कलर चेंज कर लेता हूं, हाउएवर द रोल ऑफ this committee was only advisory in nature. Advisory in nature. The governor of,
ऐसे लिख देता हूँ, गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई टू एक्सेप्ट, not bound to accept the recommendation, the recommendations of this committee, of this committee, है ना? The RBI governor the RBI governor enjoy के सेकंड फॉर्म है ना, enjoy veto power, hence the monetary policy, the monetary policies in India were based on, were based on the ideology या कह सकते हैं, या फिर व्यू कह सकते हैं, व्यू ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ओनली, सिंगल इंडिविजुअल ओनली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके आगे बढ़ते हैं एस्पेरेंट, इसके आगे लिखते हैं इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू rectify, in order to rectify these drawback, these drawbacks, वॉइस शायद जा रही होगी, कट रही होगी बार बार, under the chairmanship of उर्जित पटेल, है ना, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उर्जित पटेल। आगे इस समिति को क्या क्या इसमें रिकमेंडेशन थी, सारी चीजों को पढ़ेंगे। was constituted, was constituted, was constituted, है ना, this committee, this committee recommended that monetary policy committee monetary policy committee should be constituted, constituted, है ना, और this committee should be given responsibility, इस साइड लिखता हूँ, है ना, फिर स्लाइड कट जाएगी। क्या बोलते हैं, गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्मुलेट, टू फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी,
द मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसीज लिख लो। डन, यहां तक समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद थोड़ी सी जो मैंने इसकी स्ट्रक्चर लिखवाई थी ना, ये वाली चीज जो लिखवाई थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये जो ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको लिखा था, ये वाला पोर्शन, इसको और डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लिखना, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, कैसे लिख लेना, सीधा यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं दिस कमेटी, इतना नहीं लिखते हैं, आप भी कह रहे होंगे बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, दिस कमेटी है ना, लिखवाना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके पास नोट्स भी होने चाहिए। दिस कमेटी हैज 6 मेंबर्स, ताकि आप क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई, है ना। दिस कमेटी is also chaired by the RBI governor. This committee consists this committee consists of 6 members, including the governor, and 2 other members of, या representatives भी लिख सकते हैं ना, of RBI, है ना, and the other, ये लिख सकते हैं the other 3 members are nominated by the government of India. However, they cannot be politician, they cannot be politician, and should be economist, ना, या फिर क्या कह सकते हैं, या प्रोमिनेंट individuals related to finance, कि जो वित्त है उससे संबंधित होने चाहिए, या फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो सब यहाँ पर होने चाहिए। ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स, यहाँ पर सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एस्पिरेंट्स, वो डालेंगे प्राइम लैंडिंग रेट में। 2-3 कॉन्सेप्ट है, इनको एक ही साथ यहाँ पर निपटा दूंगा एक ही बार में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्राइम लैंडिंग रेट, प्राइम लैंडिंग रेट, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एक और हेडिंग डाल देंगे बेस रेट, या ऐसे करते हैं प्राइम लैंडिंग रेट कॉमा
बेस रेट कॉमा MCLR। इसकी फुल फॉर्म अगर आप चाहें तो लिख देता हूं मैं, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं। इसकी फुल फॉर्म है मार्जिनल, क्योंकि अब जब भी आगे यूज करेंगे MCLR ही आज यूज करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, है ना। फिर इसी के साथ साथ एक और पढ़ लेंगे, एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। क्योंकि ये ना एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, तो एक ही साथ इनको निपटा देते, यही एक राइट अप्रोच भी है। तो क्योंकि राइट अप्रोच की बात की है तो राइट अप्रोच को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहां मैं आपको समझाता हूं कुछ चीजें, देखना। अब यहां से समझते हैं पहली चीज को, जो प्राइम लैंडिंग रेट है ना, प्राइम लैंडिंग रेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान ऋण दर। मतलब प्राइम लैंडिंग रेट वो रेट होती है जिसके नीचे व्यक्ति किसी को लोन नहीं दे सकता। ये सिंपल सी मैं बात करूं कि प्रधान ग्राहक ऐसे ग्राहक होते हैं बैंक के कि उन्होंने जो बैंक से पैसा लिया कभी भी बैंक का फ्रॉड नहीं किया। मान लीजिए कि एक मैं हूं, एक आप है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये मान लेते ये क्या है, बैंक है, ठीक है। और एक इधर व्यक्ति है कोई ए या कोई बी व्यक्ति है, इसने बैंक से कभी जब जब पैसा लिया टाइम टू टाइम वापस अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी दोनों चीजें चुकाई है, तो मतलब इसने कभी फ्रॉड नहीं किया। तो लोगों को, ऐसे लोगों को बैंक या आप भी क्या काम करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा सा कम बनाए रखते हैं। ऐसे ग्राहकों को क्या बोलते हैं, प्रधान ग्राहक, मतलब प्राइम लेंडर बोलते हैं। और जो इनको लोन दिया जाता है जिस रेट पर, उसको प्राइम लेंडिंग रेट कहते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं अगर समझाऊं कि कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं बैंक के कि उन्होंने जो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एकदम स्वच्छ है, क्लीन है या गुड है, क्योंकि उन्होंने जब जब पैसा लिया है तो बैंक को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, टाइम टू टाइम सारी चीजें, जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपका अमाउंट है वो पे करते रहे हैं। तो ऐसे ग्राहकों को बैंक क्या करता है, थोड़ी सी कम ब्याज पर पैसे उपलब्ध कराता है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये व्यक्ति सज्जन है, इसको हम पैसे देंगे तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखते हैं ताकि पैसा भी आ जाए। क्योंकि लोभ पाप से कारणम, है ना, लोभ पाप का कारण है कि बहुत ज्यादा एक व्यक्ति है, उसको आपने 10% के इंटरेस्ट पर ब्याज दे दिया, और उसका इतिहास रहा है कि उसने कभी किसी का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी लौटा कर नहीं दिया, जो मूलधन होता है वो भी लौटा कर नहीं दिया है। तो ऐसे ग्राहकों को आप पैसा देंगे क्या, तो नहीं देंगे, है ना। ऐसे ग्राहकों को बैंक भी पैसा नहीं देता है, अगर देता है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो कि सिंपल सी बात है कि प्राइम लैंडिंग रेट वह रेट होती है जो बैंक के भरोसेमंद ग्राहक होते हैं उनको जिस दर पर ब्याज प्रदान किया जाता है ना। इस चीज को इतना सा लिख लेते हैं यहीं पर, फिर उसके बाद और चीजें मैं बताऊंगा, है ना। लिख लेते हैं इस चीज को इतना सा, फिर धीरे धीरे एक ही चीज को करते चलेंगे, है ना। प्राइम लेंडर्स या प्राइम कस्टमर्स आर दोज, और सही से लिख देता हूं, आर दोज customers who have a very good credit history, very good credit history. They are those customers who have never default, ये defaulted लिख सकते हैं ना, defaulted in the past, in the past, कि उसने कभी क्या किया भविष्य में, सॉरी भूत में, जो पास्ट रहा है उसमें कभी भी ऐसा नहीं किया है ना। दे ऑल्सो
they also have a good resource of income, a good source of income, good source of income. Hence, while providing, while providing loan to such customers, the bank charge a lower interest rate, लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। द रेट या दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, this rate of interest is known as prime lending rates, है ना। और those individuals who have borrow are known as prime lender। ये समझ में आ गया। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्ष था 2010। 2010 में आरबीआई ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब स्थापित, हस्तांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे अवधारणा के साथ। उसका क्या नाम है, बेस रेट। जो भी मैंने आपको लिखवाया था उसी के साथ, है ना, बेस रेट। ये क्या है भाई साहब, बेस रेट? तो बेस रेट वो रेट है जिसके नीचे बैंक अपने कर्मचारियों को छोड़कर और किसानों को छोड़कर लोन नहीं दे सकता। मतलब एक रेट फिक्स कर दी है, एक बेस रेट कर दिया है कि जैसे 4%, 5%, कि उससे नीचे आप चाहे बैंक अपने एम्प्लॉय को छोड़ दें और किसानों को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़कर किसी और को उस रेट से नीचे लोन नहीं दे सकता। मतलब ये लोन की जो रेट जो है, जो बेस रेट है, वो क्या होती है कि उसकी आधार बन गया कि आप उससे नीचे नहीं जा सकते, सिवाय दो कंडीशन में। आप किसानों को सस्ता दे सकते हैं और जो आपके एम्प्लॉय, मानो मैं एचडीएफसी का एम्प्लॉय हूँ या एसबीआई का एम्प्लॉय हूँ, तो एसबीआई मेरे लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज दे सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये डिफॉल्ट करेगा भी, सैलरी से काट ले, है ना। जैसे आपके यहाँ पर कोई काम कर रहा होता है, आप भी उसको क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं कि चल ले जाइए, कुछ भी गिरवी नहीं रखाते, तो 1-2 महीने की सैलरी दे देते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारे यहाँ पर काम करता है, सैलरी में कट कर लेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होती है। तो इसको भी लिख लेते हैं, बेस रेट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। द सिस्टम ऑफ प्राइम लैंडिंग रेट lending rate was replaced in 2010 by RBI with another concept, with another concept known as base rate, known as base rate। अब बेस रेट होता क्या है, इसके बारे में लिख लेते हैं। बेस रेट इज डेट लोएस्ट रेट, लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट lowest rate of interest below which banks cannot provide
प्रोवाइड लोन्स टू एनी कस्टमर, टू एनी कस्टमर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हो ना, कि आप जो व्यक्ति है या बेस रेट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें कुछ चीजें जोड़ी जाती है, तो उसमें 4 चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि 5% से नीचे नहीं देंगे, मतलब बेस रेट 5% है। तो बैंक भी तो पूछ सकते हैं सर आपने बैंक रेट को या जो बेस रेट है उसको डिफाइन कैसे किया, कैसे कैलकुलेट किया कि 5% है। क्योंकि अभी तक मानो कंडीशन ले लेते हैं कि पहले जो बैंक सॉरी क्या बोलते हैं बेस रेट है, बेस रेट 4% थी, चलो मान लेते हैं। फिर एक या महीना पीछे, एक 2 महीना पीछे या 1 साल बाद आरबीआई कहती है कि अब हम बेस रेट 5% करते हैं। बैंक सीधा सा पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने ऐसा क्या कैलकुलेट किया है कि जो 4% से आप 5% की तरफ मूव कर रहे हैं बेस रेट को लेकर। तो उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजों को ऐड किया जाता है ना। लिख लेना, टू कैलकुलेट द बेस रेट, टू कैलकुलेट द बेस रेट द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 4 है ना, 4 फैक्टर्स वर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वो कौन कौन से हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज, पहला ए पॉइंट, पहला कौन सा भैया, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की मतलब जो डिपॉजिट किया गया है उसको रख रखाव के लिए कितनी कॉस्ट की जरूरत पड़ रही है, उस पर कितना खर्चा हो रहा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त लिख लेना, ऑपरेशनल कॉस्ट, कि उनको रख रखाव के लिए या उनके संचालन के लिए कितना रख रखाव का खर्चा आ रहा है। तीसरा लिख लेंगे प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और फोर्थ, फोर्थ क्या है, नेगेटिव रिटर्न ऑन नेगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर। सीआरआर तो आप जानते ही होंगे, कैश रिजर्व रेशियो। अगर आप इस पे इस क्लास में नए आए हैं तो आप एक बार उसको जो हमने पीछे क्लास पढ़ा है उसको क्लास को जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 4 चीजों को जोड़ने की बात, कि इसके द्वारा आरबीआई कहता है कि हम इसके द्वारा क्या करते हैं, बेस रेट को निर्धारण करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन 4 चीजों को, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं, और जो नेगेटिव रिटर्न आया है सीआरआर पर, कैश रिजर्व रेशियो पर, उसकी यहाँ पर इन 4 चीजों को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद बेस रेट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेस रेट का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे एमसीएलआर की, है ना। एमसीएलआर, जब आरबीआई ने ये कहा बैंकों से कि जब मैं तुरंत बैंक रेट को, सॉरी रेपो रेट को चेंज करता हूं, तो आपकी जो पॉलिसी रेट है वो भी तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आज, मतलब मैं आरबीआई, मैंने कहा आज कि एक काम करते हैं एस्पायरेंट, आज से हम पढ़ने का तरीका चेंज करते हैं, आपका तरीका तुरंत चेंज हो जाना चाहिए। ऐसे आरबीआई ने कहा कि मैं जो आज रेपो रेट में चेंज करता हूं वो तुरंत आपको चेंज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, बैंक ऐसा नहीं कर रहे थे। तो इसके बाद वर्ष 2016 में आरबीआई ने बेस रेट को भी साइड कर दिया और बेस रेट की जगह एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गई, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, है ना। इसमें क्या क्या चीजें जोड़ेगी, जो इसमें जो कैलकुलेट किया जाता था कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट
के साथ साथ कॉस्ट ऑफ फंड को भी ऐड कर दिया गया। जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है ना, तो इस कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ फंड को ऐड कर दिया गया और बाकी तीनों चीजें की थी। मतलब 4 चीजें तो इसमें पहले से रही, 5वीं चीजें इसमें एक और जुड़ी, कॉस्ट ऑफ फंड। और 2016 में बैंक रेट बेस रेट की स्थान पर कौन आ जाता है, MCLR। सीधा से एक क्रोनोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्राइम लेंडिंग रेट, डन। 2010 में प्राइम लेंडिंग रेट को है ना रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, जो बेस रेट है उसके द्वारा। 2016 में बेस रेट को रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, MCLR के द्वारा। फिर उसके बाद MCLR के बाद भी क्या किया इन्होंने, अभी 2019 से एक और चीज लाए हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क। उसको पढ़ेंगे, पहले यहाँ MCLR की बात कर लेते हैं। लिखना, when base rate, when base rate as a mechanism was in place, the monetary policy tools, या सीधा लिख सकते हैं मॉनिटरी टूल्स, लाइक एज, या सच एज लिख सकते हैं, लाइक एज रेपो रेट failed to create an impact, failed to create an impact. It is mainly because the calculation, it was mainly because in calculation, of base rate, repo rate had no role. Hence, even after repo rate was even after क्या बोलते हैं, रेपो रेट वॉज मॉडिफाइड, द बैंक रेट, या बैंक लिख सकते हैं डायरेक्ट, बैंक्स डिड नॉट यूज टू मॉडिफाई, है ना, देयर बेस रेट, देयर बेस रेट। RBI ने क्या काम किया, चेंज कर दिया पॉलिसी रेट में। पॉलिसी रेट का मतलब रेपो रेट में चेंज कर दिया, लेकिन बैंक अभी भी अपना बेस रेट को चेंज नहीं कर रहे, इसलिए MCLR को लाया। फिर यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, हेंस इन ईयर, हेंस इन ईयर 2016 बेस रेट, बेस रेट, बेस रेट was base rate was replaced by, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, MCLR, MCLR। तो लिखना नेक्स्ट, इन ऑर्डर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट in order to calculate MCLR in place of cost of
cost of deposits, cost of fund was added. Cost of deposit and cost of fund was added. ठीक है, इसके बाद एक चीज यहां और लिख लेंगे, वंस MCLR, पैराग्राफ चेंज करके ना, वंस MCLR was introduced, it became the minimum rate of interest below which the banks cannot provide loan to any customer except the bank employees and farmers. नो फार्मर नो फूड वाली बात है। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है? इसके साथ साथ एक और चीजें लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्लास को थोड़ा सा ऑफ कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है आज, और आज वाईफाई भी नहीं है, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होने में थोड़ा मेरे को लैग दिख रहा है। तो मैंने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो मोबाइल ऑटोमेटिक बता चुका है कि यू हैव यूज 90% डेटा ऑफ डेली यूज, जो भी रहता है इसका 90% आप यूज कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द रेपो लिंक्ड रेट लैंडिंग रेट, द रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट, इसको बोलते हैं RLLR, एज द एक्सटर्नल बेंचमार्क shall be reset at least once in every 3 months, according to the RBI, RBI, the launch of external benchmarking has reduced lending rates कंसिडरेबल। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल था, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं, सारी चीजों को एक बार कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां से आप चीजों को कनेक्ट कर ले जाएंगे। जैसे पहले मैंने बताया कि भाई साहब बेंच क्या बोलते हैं, प्राइम लैंडिंग रेट की। प्राइम लैंडिंग रेट वो रेट होती है कि भैया जिसके नीचे बैंक क्या करते हैं, अपने उन ग्राहकों को लोन दे देते हैं जिनका स्वच्छ इतिहास
रहता है, तो बैंक क्या कर रहे थे, फ्री में लोन बांटने से लोग बहुत कम नॉमिनल रेट पर, क्योंकि जिसकी ज्यादा सेटिंग थी अंदर बैंक में उतना ज्यादा लोन दे दिया उनको दे दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ फिर एस्पायरेंट, आरबीआई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा 2010 में बेस रेट, और उसके द्वारा जो प्राइम लेंडिंग रेट था उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया, मतलब उसको साइड कर दिया गया। बेंचमार्क, सॉरी ये क्या बोलता, बेस रेट वो रेट बना जिसके नीचे बैंक सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को और सिर्फ किसानों को, दो ही लोगों को लोन दे पाएगा, और किसी को उसके नीचे लोन नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में हमने देखा कि चार चीजें वहां पर जोड़ी जा रही थी। पहला क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो देखा जा रहा था, ऑपरेशनल कॉस्ट देखा जा रहा था, फिर देखा जा रहा था कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना बनाया जा रहा है, फिर उसके बाद देखा जा रहा था कि जो नेगेटिव रिटर्न आया है सीआरआर पर, कैश रिजर्व रेशियो पर, वो कितना आया जा रहा है। इन सब चारों चीजों को जोड़ दिया जा रहा था, तो देख रहा था कि बेस रेट निकल के आ रही है। लेकिन 2016 में, ईयर था 2016, आरबीआई रिप्लेस द बेस रेट बाय द एमसीएलआर, है ना, एमसीएलआर के द्वारा क्या कर दी कि उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब जो एमसीएलआर आया तो उसमें कॉस्ट ऑफ फंड को भी उसमें ऐड कर दिया, मतलब चार चीजें तो थी पहले से, उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ फंड था उसको भी जोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन, और उसके साथ साथ जो नेगेटिव रिटर्न हो रहा था सीआरआर पर। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद 2019 से एक्सटर्नल बेंचमार्क को आ गया, और अभी तक जो इसको यूज किया जा रहा है वो RLLR की बात की गई ना, अभी इंट्रोड्यूस किया गया, अभी इसको लागू नहीं किया गया है। इतनी आज की क्लास में हमने कवायद यहाँ पर की थी। तो अगर आपको समझ में आ गया यहाँ तक, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ इजी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। और मिलते हैं एक नई क्लास में, और बात करेंगे हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी पे करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्सचेंज रेट और TLTR दोनों पढ़ेंगे, टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, और जो है लॉन्ग टर्म रेपो रेट, TLTRO और LTRO दोनों पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ जो भी और चीजें रहेंगी एक्सचेंज रेट की, जब रुपया का डिवैल्यूएशन होता है या रुपये का डेप्रिसिएशन होता है, दोनों के कुछ प्रॉफिट होते हैं और दोनों के कुछ लॉसेस होते हैं। कौन कौन से प्रॉफिट है इनके, क्या क्या इनके लॉस है, सबको एकदम उन्मुख चर्चा करेंगे, एकदम फ्री हो गए, है ना। और तो आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उम्मीद करते हैं उसमें जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो समाप्त हो सकती है। अगर थोड़ी घनी बचेगी तो उसको जब देख लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं एक नई क्लास में।